सबका मेरे यूट्यूब चैनल ABC स्टडी शो पर स्वागत है। दोस्तों, हम 2010 से लेकर के 2025 तक के उत्तर प्रदेश PCS की प्रारंभिक परीक्षा के आए हुए सवालों को देख रहे हैं, जिसमें हम 3 वीडियो अब तक कर चुके हैं, जिसमें 2010 के सारे सवाल कंप्लीट हो गए हैं। आज जो प्रश्न होंगे ये 40 सवाल होंगे और ये सन 2011 के उत्तर प्रदेश PCS की प्रारंभिक परीक्षा के सवाल होंगे। ये सवाल हम स्पेशली जो है कि LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता में जो 30 नंबर और 40 नंबर के GS के सवाल बनेंगे उनके लिए हम कर रहे हैं। तो चलिए साथियों, देर न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज आप सबके सामने पहला सवाल है कि राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था। विकल्प देख लीजिए आप लोग। अजातशत्रु, चंड प्रद्योत, प्रसेनजित या उदयन। तो इसका सही जवाब है साथियों, आप लोग अपने मन में सोच लीजिए। इसका सही जवाब हम बता रहे हैं। इसका सही जवाब है अजातशत्रु। देख लीजिए, अजातशत्रु इसका सही जवाब है। और इसकी व्याख्या देख लीजिए आप लोग। देखिए, अजातशत्रु जो कि हर्यंक वंश का शासक था और बिंबिसार के बाद मगध के सिंहासन पर बैठा था। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या महात्मा बुद्ध के विरोधी देवव्रत के उकसाने पर की थी, इसलिए अजातशत्रु को पितृहंता भी कहा जाता है। पितृहंता या कुड़िक जो भी आए तो आप लोग समझ जाइए कि ये पितृहंता के लिए है। प्रसेनजित कौशल का जो है कि नरेश था और एक युद्ध में पराजित होकर अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह इसने जो है कि अजातशत्रु से किया था। तो प्रसेनजित के भी बारे में जानकारी होगी कि प्रसेनजित और अजातशत्रु के बीच संबंध क्या था। अब आगे देख लीजिए, उदयन अथवा उदयन जो है यह अजातशत्रु का पुत्र था। तो इस तरह से पहला सवाल कंप्लीट हुआ। अब सेकंड सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 2 वो है कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है अंग, मगध, मल्ल, वत्स। तो इसका सही जवाब है साथियों मल्ल इसका सही जवाब है। इसकी व्याख्या देख लीजिए आप लोग। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म जो है कि लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था और पाली सिद्धांत के महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में मल्ल गणराज्य के कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई और बौद्ध धर्म में इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। अब अगला सवाल जो बना वो ये है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में और या राजगृह में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश पूछ रहा है कहाँ दिए थे, तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। आप लोग इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए, महाबुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज, द लाइट ऑफ एशिया इनको कहा जाता है। और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन, इनके जो महत्वपूर्ण कदम हैं उनको एक स्पेशल नाम दिया गया है। तो वो पूछा जाता है, जैसे इनके घर से निकलने को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। इन्होंने जो शिक्षा दी पहली बार बौद्ध होने के बाद, तो उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये सब आप लोग जानते रहिएगा। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश जो है कि कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। कौशल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में से एक था। रामायण कालीन कौशल राज्य की राजधानी क्या थी? अयोध्या थी। चलिए, अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे, श्रीगुप्त था, चंद्रगुप्त था या समुद्रगुप्त था या चंद्रगुप्त द्वितीय। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे, तो इसका सही जवाब है साथियों चंद्रगुप्त प्रथम। व्याख्या देख लीजिए। देखिए, गुप्त वंश में चंद्रगुप्त प्रथम ऐसा शासक था जिसके शासनकाल में सबसे पहले सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। इन सिक्कों के एक ओर चंद्रगुप्त का चित्र अंकित था तो दूसरी ओर लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का चित्र था। और इन सिक्कों के पृष्ठभाग पर लिच्छवी जिसका मतलब होता है संस्कृत में लिच्छवय है और इसका मतलब होता है लिच्छवी उत्कीर्ण था। और इसकी व्याख्या और है, देख लीजिए आप लोग। हाँ, देखिए, उसके बाद जो है कि श्रीगुप्त जो है इस विकल्प में जो दिया था श्रीगुप्त, तो श्रीगुप्त के बारे में जान जाइए आप लोग। श्रीगुप्त जो है कि गुप्त वंश का संस्थापक था और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा गया है। इसमें जो अगला विकल्प बना था क्वेश्चन सी, आप लोग सवाल देखेंगे तो उनके बारे में है कि जो समुद्रगुप्त है उनको भारत का नेपोलियन कहा गया है
और प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को महान विजेता तथा संपूर्ण पृथ्वी का विजय या धरणिबंध करने वाला बताया गया है। और दिल्ली में कुतुब मीनार के पास खड़े एक लौह स्तंभ, जो कि मेहरौली का लौह स्तंभ है, पर खुदे हुए अभिलेख में चंद नामक राजा की कीर्ति का वर्णन किया गया है, जिसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय के रूप में की जाती है। तो साथियों, यहाँ पे जितने भी विकल्प दिए हुए थे, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, तो इसका तो सही जवाब यही था सवाल का कि चंद्रगुप्त प्रथम, लेकिन बाकी विकल्पों के भी बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पर उपलब्ध हुई। अब देखिए अगला सवाल है कि महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। पूछ रहा है कि किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, पुष्यमित्र शुंग के, चंद्रगुप्त प्रथम के। तो इसका जो सही जवाब है साथियों, वो महाभाष्य के लेखक पतंजलि वो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। देखिए महाभाष्य की रचना ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी की मानी जाती है और महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। शुंग वंश की स्थापना मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात हुई थी। जो उनके अशोक के पौत्र थे बृहद्रथ, उनकी जो है कि हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। अब अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए यहाँ पे कूट भी दिया है। अब आप लोग पूरा सवाल आप सबके सामने है, देख सकते हैं। तो पहला जो कथन है कि विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। दूसरा कथन है कि शक संवत सन 78 से आरंभ हुआ। तीसरा कथन है कि गुप्त काल सन 319 से आरंभ हुआ। और चौथा कथन है कि भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 से शुरू हुआ। अब इनमें से चुनना है कि कौन सा कूट सही है। तो इसमें साथियों आप लोग समझिए और बताइए कि कौन सा सही है। देखिए इसमें जो विक्रम संवत है, विक्रम संवत की जगह पर दिया है 58 ईसा पूर्व से, तो ये 58 ईसा पूर्व से ना आरंभ होकर के 57 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ। और बाकी जो सब दिए हैं कि शक संवत सन 78 से आरंभ हुआ, गुप्त काल सन 319 ईस्वी से आरंभ हुआ और भारत में मुसलमान शासन का युग माना जाता है 1192 में, जब जो है कि पृथ्वीराज चौहान और एक तुर्क शासक था, उसकी जो कि जब लड़ाई होती है तो 1192 में, उसके बाद से माना जाता है कि भारत में मुसलमान शासकों की जो है कि मुसलमान शासन की नींव पड़ी। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा, केवल पहला गलत होगा, बाकी सब सही होंगे कि 2, 3, 4। तो 2, 3, 4 कोई विकल्प में नहीं दिया है, इस वजह से इसका जो है कि सही जवाब नहीं दिया है। देखिए स्टार लगा हुआ है। देखिए अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित सूफी संतों में से, हाँ इसमें जो ये चौथा है कि भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 में, वो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, तो मोहम्मद गोरी जो है कि चंद्रगुप्त उनको पृथ्वीराज चौहान को हराया था, तब से माना जाता है कि भारत में मुसलमान शासकों का युग शुरू हुआ। तो अब देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित सूफी संतों में से, हाँ देखिए निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया और शेख सलीम चिश्ती। कह रहा कि सर्वप्रथम कौन अजमेर में बस गए थे? तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। इसलिए उनकी जो है कि उनके जीवन से संबंधित वहाँ पर इम्पॉर्टेंस है। देखिए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ 1192 ईस्वी में भारत आए थे। शेख मोइनुद्दीन किसके साथ भारत आए थे? मोहम्मद गौरी के साथ 1192 ईस्वी में, और इन्होंने चिश्तिया परंपरा की यहाँ पर नींव रखी थी और अजमेर को अपना, और यहाँ कर ये जो है कि अजमेर को अपना केंद्र बनाया इन्होंने, खानकाह। और अतः सर्वप्रथम अजमेर में बसने वाले प्रथम सूफी संत कौन हो जाएंगे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। चलिए अब आप सबके सामने है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए दिया है कि पूछा गया है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों
पर भी जजिया लगाया था। बलबन ने, फिरोज़ तुगलक ने, अलाउद्दीन ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों फिरोज़ तुगलक ने। देख लीजिए, देखिए, दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के शासक फिरोज़ शाह तुगलक जिसका कि शासनकाल 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक था, ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। जजिया एक इस्लामिक राष्ट्र द्वारा इसके गैर मुस्लिम नागरिकों पर जो कुछ मानदंडों को पूरा करते हो पर लगाया जाता था। तो ये जो है कि फिरोज़ तुगलक जो पहला ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। और गयासुद्दीन बलबन जो है कि 1266 से लेकर के 1286 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। वह एक इलबरी तुर्क था। बलबन ने राजत्व का सिद्धांत दिया था, तो ये बहुत पूछा जाता है इसका राजत्व का सिद्धांत। और जौना खां जो है, जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि धारण कर 1325 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा और उसने दिल्ली से राजधानी परिवर्तन कर देवगिरी दौलताबाद को राजधानी बनाया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? अजमेर के सामने दिया है कुव्वत अल इस्लाम, और जौनपुर के सामने दिया है अटाला मस्जिद, और मालवा के सामने दिया है जहाज महल, और गुलबर्गा के सामने दिया है जामा मस्जिद। तो पूछ रहा है कि कौन इसमें से सुमेलित नहीं है। तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है साथियों वो है अजमेर और कुव्वत अल इस्लाम, ये जो है कि सुमेल नहीं है। अब आप लोग व्याख्या देख लीजिए। देखिए, कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थित है, और जबकि ये विकल्प में अजमेर दिए हैं, तो इस वजह से ये गलत है, मिसमैच है। और इसका निर्माण मतलब कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का निर्माण जो कि दिल्ली में है, कुतुब मीनार के पास है, इसका निर्माण गुलाम वंश के संस्थापक कुतुब उद्दीन ऐबक ने करवाया था। और अटाला मस्जिद जौनपुर में उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसे 1408 ईस्वी में सरकी राजवंश के इब्राहिम शाह ने बनवाया था। जहाज महल मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित है, और जामा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह प्रथम ने गुलबर्गा में करवाया था। चलिए, अब अगला सवाल है आप सबके सामने कि 13वीं और 14वीं सदी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे, गेहूं की, जौ की, चावल की, मक्का की। पूछ रहा है कि 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय किसान किस फसल की खेती नहीं करते थे। इनमें से जो सही विकल्प है वो है मक्का की। देखिए, अब क्यों नहीं करते थे व्याख्या देख लीजिए। देखिए, भारतीय किसानों ने मक्का की खेती का आरंभ 17वीं शताब्दी के मध्य में किया, जबकि गेहूं, जौ, चावल की खेती 13वीं और 14वीं शताब्दी में भी करते थे। भारतीय उपमहाद्वीप में चावल और गेहूं के साक्ष्य तो लगभग 6000 ईसा पूर्व से ही मिलने लगते हैं। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? बलबन ने, बहलोल लोदी ने, सिकंदर लोदी ने, फिरोज़ तुगलक ने। पूछ रहा है किसने आगरा की स्थापना की थी। तो आगरा की स्थापना साथियों सिकंदर लोदी ने की थी। व्याख्या देख लीजिए। देखिए, आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने सन 1504 ईस्वी में की थी। आगरा शहर मुगल साम्राज्य की राजधानी 1526 से लेकर के 1648 ईस्वी तक रहा, और इस शहर की 3 इमारत ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। तो ये हमको आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल के नज़रिए से भी याद रखना है। मान लीजिए ऐसे पूछ लिया जाए कि आगरा के वे कौन से 3 जगह हैं जो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल हैं, तो उनमें ताजमहल है, आगरा का किला है और फतेहपुर सीकरी। चलिए, अब अगला सवाल है आप सबके सामने क्वेश्चन नंबर 12 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेना नायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? जसवंत सिंह, जय सिंह, शाइस्ता खां और या दिलेर खां? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों जय सिंह के साथ उन्होंने पुरंदर की संधि की थी 1665 ईस्वी में। देखिए, 1665 ईस्वी में शिवाजी ने मुगल सेना नायक मिर्जा राजा जय सिंह के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। मिर्जा राजा जय सिंह औरंगजेब के दरबार में मनसबदार सेनापति हुआ करते थे। तो इतना साथियों सवाल था किससे? भारतीय इतिहास से संबंधित। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित, इंडियन नेशनल मूवमेंट से संबंधित सवाल हम लोग करेंगे। देखिए, आप सबके सामने पहला सवाल है, निम्नलिखित शासकों में से किसने विदेशों में आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की? हैदर अली ने, मीर कासिम ने, शाह आलम द्वितीय ने या टीपू सुल्तान ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों टीपू सुल्तान ने। देखिए, टीपू सुल्तान ने अपने पिता हैदर अली के बाद
1782 ईस्वी में मैसूर की गद्दी पर बैठा और टीपू सुल्तान का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब था। टीपू सुल्तान का पूरा नाम क्या था? सुल्तान फतेह अली खान साहब था। टीपू को मैसूर के शेर के रूप में जाना जाता था। टीपू ने वाणिज्य और अन्य संबंधों को मजबूत करने के लिए विदेशों में आधुनिक रीति से दूतावासों की स्थापना की। ननजगुड़ के ही ननजुनदेश्वर मंदिर को टीपू ने एक शिवलिंग भेंट किया और 1799 ईस्वी में 48 वर्ष की उम्र में श्रीरंगपट्टनम में टीपू की अंग्रेजों ने हत्या कर दी। देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, विनायक दामोदर सावरकर ने, लाला हरदयाल ने या सोहन सिंह भाकना ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों विनायक दामोदर सावरकर ने जो है कि मित्र मेला संघ को शुरू किया था। व्याख्या देख लीजिए आप लोग। और देखिए सावरकर से संबंधित सवाल है तो ये आने की प्रबल संभावना है। देखिए मित्र मेला संघ वी.डी. सावरकर ने 1899 ईस्वी में स्थापित किया था। तो सन भी याद रखिएगा, अगली बार हो सकता है कि कुछ संस्थाएं दे दे और उनको जो है कि सन के हिसाब से मैच कराने को या पूछ ले इनमें से कौन सा मिसमैच जोड़ा है, तो सन भी याद रख लीजिएगा कि मित्र मेला संघ वी.डी. सावरकर ने 1899 ईस्वी में स्थापित किया। वी.डी. सावरकर का पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर है और मित्र मेला संघ का नाम 1904 में अभिनव भारत में परिवर्तित कर दिया गया। मतलब यही मित्र मेला संघ 1899 में जो स्थापित हुआ 1904 में, मतलब 5 वर्षों के बाद यह जो है कि अभिनव भारत संस्था के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में भारत स्वशासन समाज इंडियन होम रूल सोसाइटी, ये भी पूछा जाता है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में। तो इनका भी विकल्प में था, इस वजह से इनकी द्वारा बनाई गई संस्था का भी यहाँ पे व्याख्या कर दिया है। और लाला हरदयाल ने 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। तो ये तीनों महत्वपूर्ण कथन हमको आपको याद रखना है। मित्र मेला संघ 1899 में, जो कि 1904 में जाकर के विनायक दामोदर सावरकर जी इसकी स्थापना किए थे, यह अभिनव भारत में कन्वर्ट हो जाती है यह संस्था। और श्यामजी कृष्ण वर्मा जो 1905 में लंदन में भारत स्वशासन समाज इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किए थे। और इस संस्था को जो है कि इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा स्थापित संस्था जो भारत स्वशासन समाज है, इसको इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। और लाला हरदयाल ने 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में, जो कि अमेरिका में है, वहाँ पर गदर पार्टी की स्थापना की। सोहन सिंह भाकना गदर पार्टी के एक प्रमुख सदस्य थे। चलिए अब अगला सवाल है, पूछ रहा है, देखिए हाँ, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित है? मतलब कि 3 सुमेलित नहीं है, कोई एक ही सुमेलित है और पूछ रहा है कि वो कौन सा सुमेलित है। देखिए दुर्गादास, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, लुई फिशर, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, फ्रैंक मोरिस, जवाहरलाल नेहरू अ बायोग्राफी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया डिवाइडेड। तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा एक युग्म सुमेलित है। तो इसमें से जो एक युग्म सुमेलित है वो है फ्रैंक मोरिस के द्वारा जो लिखी गई किताब है, वो है जवाहरलाल नेहरू अ बायोग्राफी। यही सुमेलित है, बाकी सब सुमेलित नहीं है। व्याख्या देख लीजिए आप लोग। देखिए देखिए फ्रैंक मोरिस ने जवाहरलाल नेहरू अ बायोग्राफी नामक पुस्तक लिखी। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी विकल्प सुमेलित नहीं है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो रचना है वो है इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम है। और राजेंद्र प्रसाद की जो रचना है वो इंडिया डिवाइडेड है। और लुईस फिशर की जो रचना है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद की, हाँ, लुई फिशर की रचना द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी तथा दुर्गादास की जो रचना है वो है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। चलिए अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में किसने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, उनका नाम पूछ रहा है। सी आर दास ने, एनी बेसेंट ने,
बीसी पाल ने, मदन मोहन मालवीय ने। तो इसका सही जवाब है साथियों CR दास ने, चित्तरंजन दास जिनका पूरा नाम था। देखिए सन 1920 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने पंजाब में किए गए अत्याचार के विरोध में सरकार के साथ असहयोग का प्रस्ताव रखा, परंतु CR दास, चित्तरंजन दास ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। बाद में दिसंबर 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में CR दास ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया। अब देखिए अगला सवाल है कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है नरेंद्र देव से या अच्युत पटवर्धन से या जयप्रकाश नारायण से या जवाहरलाल नेहरू से। तो यह जो कथन संबंधित है वो है जवाहरलाल नेहरू ने ये चीज़ बोला था। देखिए जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सोच के बारे में स्पष्ट रूप से कहा, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ तथा मैं राजाओं और राजकुमारों में या आधुनिक राजा बनने वाली फैक्ट्रियों में विश्वास नहीं रखता हूँ जिसमें पुराने राजाओं से भी अधिक लोगों के भविष्य और जीवन पर शासन करने का अधिकार हो। चलिए अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कूट मिलान वाला कि निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही कूट को सही कूट नए नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला अगस्त प्रस्ताव, दूसरा मंत्रिमंडल मिशन की योजना, तीसरा है क्रिप्स मिशन की योजना, चौथा है वेवेल की योजना। अब इनको जो है कि सही क्रम में लगाना है। तो इनमें देखिए जो दिए हुए इनमें तो सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा, क्योंकि अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को भारत में आया था। तो अगस्त प्रस्ताव किस में दिया है, देखिए अब हमको छांटना है केवल ए और सी में से। उसके बाद जो घटना घटी मंत्रिमंडल मिशन की योजना, ये तो है नहीं। क्रिप्स मिशन उसके बाद आया था 1942 में क्रिप्स मिशन, तो इस वजह से क्रिप्स मिशन हो जाएगा। क्रिप्स मिशन हो जाएगा मतलब कि 13। हाँ, तो इस तरह से ऑप्शन सी जो है कि सही हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए आप लोग। देखिए 8 अगस्त सन 1940 को भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने शिमला से एक वक्तव्य जारी किया जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया है। यह प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा ब्रिटेन से भारत की स्वतंत्रता लक्ष्य को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में लाया गया था। और 15 मार्च 1946 को जो है कि प्रधानमंत्री एटली ने यह घोषणा की कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। इसके लिए उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों का एक 3 सदस्यीय समिति जिसमें स्टैफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस जो कि मिशन के अध्यक्ष भी थे और एवी अलेक्जेंडर थे, इनका जो है कि गठन किया गया जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया। और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। लेकिन इसके पहले जो कि क्रिप्स मिशन आ चुका था, इस वजह से देखिए क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को भारत का सक्रिय सहयोग पाने के लिए युद्धकालीन मंत्रिमंडल के सदस्य स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में ब्रिटेन द्वारा भेजा गया। और वेवेल योजना जो है ये 14 जून 1945 को प्रस्तुत की गई। वेवेल योजना 14 जून 1945 को प्रस्तुत की गई थी। यह योजना लॉर्ड वेवेल द्वारा भारत की वैधानिक समस्या के समाधान के लिए शिमला सम्मेलन में जो योजना प्रस्तुत की उसे ही वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से ये इन घटनाओं का क्रम था। चलिए अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों ने किया था। तो पूछ रहा है कि दिल्ली में किसने किया था। बाल गंगाधर तिलक ने, अजीत सिंह ने, लाला लाजपत राय ने, सैयद हैदर रजा ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों सैयद हैदर रजा ने। अब बाकी लोगों का देख लीजिए आप लोग कहाँ किए थे। देखिए स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने किया था। इस आंदोलन को महात्मा गांधी ने स्वराज की आत्मा भी कहा था और इस आंदोलन का लक्ष्य ब्रिटेन में बनी वस्तुओं का बहिष्कार करना तथा भारत में बनी वस्तुओं का आधिकारिक प्रयोग करके ब्रिटेन को आर्थिक हानि पहुंचाना था। वर्ष 1905 के बंगभंग विरोधी जनजागरण से स्वदेशी आंदोलन को बहुत बल मिला। यह आंदोलन 1911 तक चला। स्वदेशी आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक ने विशेषकर बम्बई और पुणे और चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास प्रेसिडेंसी में नेतृत्व किया था। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है दिल्ली में, तो दिल्ली में सैयद हैदर रजा हो जाएंगे, बाल गंगाधर तिलक बम्बई विशेषकर पुणे में, और इनमें से जो अजीत सिंह दिए और लाला लाजपत राय दिए हैं इनका नहीं मालूम। लेकिन चिदम्बरम पिल्लई जो थे
वो मद्रास प्रेसिडेंसी में इसका नेतृत्व कर रहे थे इस आंदोलन का। अब देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया? जेबी कृपलानी ने, राम मनोहर लोहिया ने, अच्युत पटवर्धन ने, जयप्रकाश नारायण ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों जयप्रकाश नारायण ने, जेपी। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के दौरान जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल, वर्तमान में झारखंड राज्य में यह स्थित है, से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया। और भूमिगत गतिविधियों में अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली जो कि रेडियो पे प्रसारण कर रही थी, राम मनोहर लोहिया भी थे, और सुचेता कृपलानी, बीजू पटनायक आदि जैसे नेताओं ने भी भारत छोड़ो आंदोलन की बागडोर संभाल ली। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21 कि 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? कुंवर सिंह का, नाना साहब का, तात्या टोपे का, मंगल पांडे का। तो इसका सही जवाब साथियों ये नाम था रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का। देख लीजिए व्याख्या इसकी। तात्या टोपे के नाम से प्रसिद्ध रामचंद्र पांडुरंग ने 1857 की क्रांति में अहम भूमिका निभाई। इन्होंने पेशवा नाना साहेब, जिनका नाम धोंदू पंत, इनका भी पूछा जाता है, नाना साहब का नाम धोंदू पंत और तात्या टोपे का नाम जो है कि रामचंद्र पांडुरंग को सहयोग किया। और टोपे अपनी छापामारी रणनीति के लिए जाने जाते थे। तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में फांसी दी गई। कुंवर सिंह, नाना साहब और मंगल पांडे 1857 की क्रांति के प्रमुख क्रांतिकारी नेतृत्वकर्ता थे। अब क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है आप सबके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था संपन्न हुआ? अमरावती में, बेलगांव में, कराची में, नागपुर में। तो इसका सही जवाब है साथियों बेलगांव में। देख लीजिए व्याख्या। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बेलगांव, जो कि वर्तमान में बेलगांव के नाम से जाना जाता है, का अधिवेशन था, जो एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने संबोधित किया था। यह अधिवेशन कांग्रेस का 39वां अधिवेशन था जो 26 से 27 दिसंबर 1924 को हुआ। इस अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के पक्ष में कहा था कि हिंसा की कीमत पर स्वतंत्रता की रोटी कमाने की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। 1916 में लोकमान्य तिलक ने बेलगांव से ही होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया था। अब क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? जवाहरलाल नेहरू ने, बी आर अम्बेडकर ने, वल्लभ भाई पटेल ने या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो इसका सही जवाब साथियों बी आर अम्बेडकर ने। व्याख्या देख लीजिए। देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है यह 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था यह 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो था यह 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में बी आर अम्बेडकर ने भाग लिया था। महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन लंदन में लेबर सरकार द्वारा किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण कथन थे कि महात्मा गांधी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए थे, बी आर अम्बेडकर तीनों में किए थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन कब कब हुए थे उनका सन। और उस समय इंग्लैंड में गवर्नमेंट किसकी थी, किस पार्टी की थी? तो लेबर पार्टी की थी। चलिए अब अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, सी आर दास ने, आशुतोष मुखर्जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। कह रहा है किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका सही जवाब है साथियों सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। देखिए लॉर्ड कर्जन द्वारा 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई तथा 16 अक्टूबर 1905 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। तो यह 19 जुलाई को घोषणा किया था साथियों, तारीख याद रखिएगा। उसके इम्प्लीमेंट होने की और घोषणा होने की दोनों जो है कि तिथियां पूछा जाता है प्रश्न बना करके। तो लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, लेकिन यह घोषणा इम्प्लीमेंट हुई 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुई। और लेकिन सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाल के विभाजन का घोर विरोध किया और विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व भी किया। 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। जब जॉर्ज पंचम आए थे तो उन्होंने रद्द किया था।
और सुरेंद्रनाथ बनर्जी को 1905 का बंगाल का निर्माता और बंगाल का बिना ताज का बादशाह भी कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25, हाँ। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह शुरू किया था। पूछ रहा है कि दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह शुरू किया था। चंपारण में, चौरी चौरा में, बारदोली में, दांडी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों चंपारण में। देखिए, गांधी जी सन 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। तत्पश्चात उन्होंने सन 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध सत्याग्रह आरंभ किया, जिसे चंपारण सत्याग्रह कहा गया। यह भारत में गांधी जी के नेतृत्व में किया गया पहला सफल सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने चंपारण आने का आग्रह राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी से चंपारण आने का आग्रह राजकुमार शुक्ल ने किया था। अब देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था। अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका सही जवाब साथियों चंद्रशेखर आज़ाद, क्योंकि ये भाग गए थे, फरार हो गए थे, अंग्रेजों के कब्जे में नहीं आए थे। अब व्याख्या देख लीजिए। देखिए, काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ। सबसे पहले तो इसकी तारीख याद रखिएगा। अब इसको साथियों काकोरी कांड नहीं कह करके काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से संबोधित किया जाता है, क्योंकि कांड सबसे निगेटिविटी आ रही थी। इस वजह से भारत सरकार ने इस घटना को बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। तो यह घटना 9 अगस्त 1925 को घटित हुई। कब घटित हुई थी? 9 अगस्त 1925 को। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद व अशफाक उल्ला खां, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी आदि ने मिलकर 8 डाउन सहारनपुर से लखनऊ पैसेंजर ट्रेन से रेल विभाग का खजाना लूटा। फलस्वरूप अशफाक उल्ला खां, रामप्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई। तो साथियों, अशफाक उल्ला खां को फांसी कहाँ दी गई थी? रामप्रसाद बिस्मिल को किस जेल में, और रोशन सिंह को और राजेंद्र लाहिड़ी को, ये आप लोग याद रख लीजिएगा, ये पूछा जाता है। ये होमवर्क के तौर पे आप लोगों को हम दे रहे हैं। और इसमें जो है कि चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए थे। चलिए अब देखिए अगला सवाल है कि भारत एवं विश्व के भूगोल से संबंधित है। हाँ, देखिए ये सवाल है कि अम्ल वर्षा से निम्नलिखित देशों में कौन क्षतिग्रस्त होते हैं। अम्ल वर्षा से निम्नलिखित देशों में कौन क्षतिग्रस्त होते हैं? कनाडा, फ्रांस, नॉर्वे, जर्मनी। अब कूट बना के दिया है कि केवल एक या दो, एक तथा तीन, दो तथा तीन और तीन तथा चार। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है कि कनाडा और नॉर्वे जो है कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं किससे? अम्ल वर्षा से। देख लीजिए इसकी व्याख्या। देखिए, इसलिए ऑप्शन बी सही है, कनाडा और नॉर्वे। देखिए, वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की जल के साथ क्रिया होने पर नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बन जाता है। यही अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरता है। तो अम्ल वर्षा के रूप में कौन से ये जो पूछा जाता है सल्फर डाइऑक्साइड, कौन कौन से तत्व रिस्पॉन्सिबल हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये आप लोग याद रखिएगा। यही अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरता है। अम्लीय वर्षा से प्रभावित देश कनाडा और नॉर्वे हैं। अम्ल वर्षा के लिए प्राकृतिक तथा मानव निर्मित कारक भी जिम्मेदार हैं, जिसमें कारखानों से निकलने वाली गैसों तथा इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन के लिए कोयले का उपयोग प्रमुख रूप से अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार मानव निर्मित कारक है। देखिए अगला सवाल है कि कुलगार्डी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वह है न्यू साउथ वेल्स, नॉर्दर्न टेरिटरी, क्वींसलैंड या वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ये हीरे के खान के लिए प्रसिद्ध है। देख लीजिए। देखिए, कुलगार्डी विश्व प्रसिद्ध सोने के खान के लिए प्रसिद्ध है। कुलगार्डी विश्व प्रसिद्ध सोने की खान और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में स्थित है।
कालगुरली भी ऑस्ट्रेलिया की एक प्रमुख सोने की खान है। ध्यातव्य है कि ऑस्ट्रेलिया पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और मकर वृत्त ऑस्ट्रेलिया के मध्य से होकर गुजरता है। तो कुलगार्डी अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के किस राज्य में है? तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है और सोने की खान है ये कुलगार्डी। और कालगुरली भी जो है कि ऑस्ट्रेलिया में है एक और जगह, और वो भी सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अब अगला दिया है कि मैच कराने को दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देख लीजिए, पहले झील है इरी, मिशिगन, ओंटारियो, सुपीरियर, और इनकी किसके किनारे कौन सा नगर है? तो दुलुथ, डेट्रॉयट और गैरी और हैमिल्टन, ये 4 जो है कि नगर दिया है। और झील के सामने किस झील के तट पर कौन सा नगर है? तो साथियों इरी झील के तट पर जो है वो है डेट्रॉयट, जिसको यहाँ पे मोटर वाहन उद्योग का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है ये डेट्रॉयट में। तो इरी झील के तट पर है ये जो 5 झीलें हैं उनमें सबसे छोटी झील है इरी झील, उसी के तट पर ये डेट्रॉयट नामक शहर है। और मिशिगन के तट पर जो है वो है गैरी, मिशिगन झील के तट पर है गैरी, और ओंटारियो झील के तट पर है हैमिल्टन, और सुपीरियर झील के तट पर साथियों जो नगर है उसका नाम है दुलुथ। हाँ, तो इस तरह से आप लोग मिला लीजिए। देखिए, ए का हो जाएगा, ए का 2, और बी का हो जाएगा बी गैरी, हाँ मिशिगन, ए का 2 और बी का हो जाएगा 3, और ओंटारियो झील के तट पर जो है वो है हैमिल्टन, तो सी का हो जाएगा 4, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो इस तरह से हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। देख लीजिए यहाँ पे दिया भी है इरी, डेट्रॉयट, मिशिगन, गैरी, ओंटारियो, हैमिल्टन और सुपीरियर दुलुथ। अब अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 30। देखिए, विश्व का 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात का उत्पादन प्राप्त होता है। विश्व का 1/3 से अधिक जो कच्चा इस्पात है उसका उत्पादन कहाँ से प्राप्त होता है? चीन से, जापान से, रूस से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों चीन से। देखिए, अब तो ये मात्रा और भी ज़्यादा बढ़ गई होगी क्योंकि नया अपडेट आ गया होगा, लेकिन अभी भी जो है कि चीन ही आगे है विश्व का सबसे ज़्यादा इस्पात उत्पादन में। तो इसलिए इसकी व्याख्या पढ़ना बहुत ज़्यादा सही नहीं रहेगा, इसलिए मैं स्किप करता हूँ इसको, आप लोग देख लीजिएगा। और लेटेस्ट डेटा इसको जाकर के इकोनॉमिक सर्वे आया है, घटना चक्र पब्लिकेशन से आता है आर्थिकी, उसमें आप लोग जाकर के देख सकते हैं, अदरवाइज हम उसको अलग वीडियो में कराएंगे। देखिए, अगला सवाल है कि लौह इस्पात केंद्र और देश। हैमिल्टन, बर्मिंघम, एसन, अनसान। पूछ रहा है कि कौन जो है कि किस देश का प्रमुख लौह इस्पात केंद्र है। तो इसमें जो साथियों हैमिल्टन है, हैमिल्टन कनाडा का है। अभी आपने देखा था कि हैमिल्टन शहर जो है वो किस झील के तट पर था? तो ओंटारियो झील के तट पर था, ये भी याद रखिएगा। हैमिल्टन का संबंध है कनाडा से, और बर्मिंघम का जो संबंध है वो है यूनाइटेड किंगडम से, और एसन जो शहर है ये है जर्मनी का, और अनसान जो है ये चीन का शहर है। तो इस हिसाब से हम लोग मैच कराएंगे, तो ऑप्शन सी जो है कि सही हो जाएगा। चलिए देखिए, हैमिल्टन का कनाडा, बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम, एसन जर्मनी और अनसान जो है कि चीन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। देखिए 32 पर है कि दुग्ध के अग्रणी उत्पादकों का सही अवरोही क्रम है। तो ये साथियों चेंज होता रहता है ऑर्डर, आप लोग लेटेस्ट डेटा जा कर के देख लीजिएगा कि दुग्ध उत्पादन में कौन सा देश नंबर 1 पर है, क्योंकि ये सवाल 2011 का है तो उस समय कोई और देश रहा होगा। वैसे दुग्ध उत्पादन में इस समय जो है कि सबसे ज़्यादा भारत ही है। तो सही अवरोही क्रम है, तो इसमें हो जाएगा, इसमें तो दिया है, इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन और रसिया। लेकिन आप लोग मेरे कहने पर प्रेजेंट टाइम में जाकर के देख लीजिएगा दुनिया के दुग्ध उत्पादक शीर्ष 4 देश कौन हैं। और भारत तो नंबर 1 पे हुई होगा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, और ये सही भी है, भारत ही होगा। देखिए, इसमें जो दिया है डेटा वो 2013 का दिया है, तो 2013 से बहुत ज़्यादा कई इकोनॉमिक सर्वे आ चुके हैं, अब आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। देखिए, अब अगला सवाल है कि सन सिटी अवस्थित है। सन सिटी कहाँ अवस्थित है? इटली में, जापान में, मैक्सिको में, दक्षिण अफ्रीका में। तो इसका जो सही जवाब है वो है दक्षिण अफ्रीका में सन सिटी है। देख लीजिए, सन सिटी एक लग्जरी रिसॉर्ट और कसिनो है जो दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पश्चिम
प्रांत में अवस्थित है। तो सन सिटी कहाँ है? पहली बात तो यह है कि ये लग्जरी रिसॉर्ट और कसिनो है जो दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पश्चिम प्रांत में अवस्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 34 है कि मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब साथियों केरल को जो है कि मसालों का बागान कहा जाता है। देखिए केरल को भारत का मसालों का बागान कहा जाता है क्योंकि केरल में मसालों की विविधता पाई जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 35 है, दिया है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है? राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है। अम्बाला, खुर्जा, करनाल, रोहतक। एनसीआर में पूछ रहा है कि कौन से नगर हैं। तो कूट बना के दिया है कि 1 या 2, 3 या 4, 1 2 3 और 2 3 4। तो इसमें जो सही जवाब है साथियों वो है कि देखिए खुर्जा भी है और करनाल और रोहतक, खुर्जा, करनाल, रोहतक। तो इस तरह से ऑप्शन डी जो है वह सही हो जाएगा। देख लीजिए व्याख्या। देखिए हाँ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हरियाणा के जो शहर आते हैं वो हैं फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, चरखी, दादरी, महेंद्रगढ़, जिंद और करनाल। इतने जो है कि हरियाणा के आते हैं। और उत्तर प्रदेश के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से प्रमुख शहर आते हैं और राजस्थान के। तो राजस्थान का अलवर और भरतपुर आता है। और उत्तर प्रदेश के आता है मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली और मुजफ्फरनगर। और खुर्जा जो है, खुर्जा बुलंदशहर ज़िले का एक शहर है, इसलिए विकल्प डी सही है। अम्बाला जो है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है कि भारत में कोयला 2008-2009 में 2 सबसे बड़े उत्पादक राज्य कौन थे? तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन्हीं में अप डाउन होता रहता है। आप लोग लेटेस्ट डेटा जाके देखिएगा उस समय का। मुझे नहीं लग रहा है कि रटना या आप लोगों को याद करना सही है। तो ये करंट ओरिएंटेड सवाल है और इसको जाकर के आप लोग देख लीजिएगा कि लेटेस्ट में कोयला उत्पादक राज्यों में कौन से हैं। नंबर 1, 2, 3 तक याद कर लीजिएगा बस। देखिए अब अगला सवाल है कि पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। आप लोग वैसे चिंता मत करिएगा, मैं सारे जो है कि जैसे कृषि के संबंधित जो उत्पाद हैं और ये मिनरल्स वगैरह वाले हैं, कौन से राज्य, कौन सा देश, किस नंबर पर, ये मैं एक अलग वीडियो में कराऊंगा। पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है शेरों के लिए, चित्तीदार हिरणों के लिए, बाघों के लिए, जंगली हाथियों के लिए। पूछ रहा है कि पेरियार गेम अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। देख लीजिए, पेरियार गेम अभ्यारण्य दक्षिण भारत के राज्य केरल में अवस्थित है। इसका नाम पेरियार नदी केरल में जो बहती है के नाम पर रखा गया है। यह जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अब क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए पूछा कि निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? पर्वत श्रेणियाँ दिया है, उनका नाम दिया, पूछ रहा है कि कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव श्रेणी या सतमाला पहाड़ियाँ। तो इनमें से मांडव पहाड़ी जो है वो महाराष्ट्र में नहीं है। मांडव पहाड़ी महाराष्ट्र में नहीं बल्कि ये कहाँ है? गुजरात में है। व्याख्या देख लीजिए। देखिए बालाघाट पर्वत श्रेणी, हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी, सतमाला पर्वत पहाड़ियाँ जो महाराष्ट्र में स्थित हैं, जबकि मांडव पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित हैं। अब क्वेश्चन नंबर 39 है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कोयली गुजरात, नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश, नुमालीगढ़ असम या मनाली तमिलनाडु। तो इनमें से जो सुमेलित नहीं है वह सुमेलित नहीं है नागपट्टिनम और आंध्र प्रदेश। देख लीजिए, कोयली जो है यह गुजरात में है और नागपट्टिनम तमिलनाडु में है, जबकि नागपट्टिनम दिया है आंध्र प्रदेश। और नुमालीगढ़ असम में है, मनाली जो है यह तमिलनाडु में है और तातीपाका आंध्र प्रदेश में है। ये सभी भारत की तेल रिफाइनरियाँ हैं। ये तेल रिफाइनरी और उनका राज्य मैच कराने को दिया था। तो इनमें से जो नागपट्टिनम दिया है वो आंध्र प्रदेश में ना होकर के ये रिफाइनरी कहाँ है? तमिलनाडु में है। और क्वेश्चन नंबर 40 और आज का आखिरी सवाल भी है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? तो इनमें से जो गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है वो है जामनगर। देख लिए, देखिए जामनगर जो है गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित एक शहर है। तो ये क्या है? ये बंदरगाह नहीं है। गुजरात एक सौराष्ट्र, हाँ, जामनगर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में एक शहर है और भारत की सबसे बड़ी निजी कंपनी जो है रिलायंस इंडस्ट्री ने जामनगर ज़िले में ही
मोती खावड़ी गांव के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी मतलब ऑयल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापित किया है। जामनगर को छोड़ कर के जो शेष सभी हैं गुजरात के, चाहे ओखा हो, चाहे पोरबंदर हो, चाहे वेरावल हो, ये सब क्या हैं, बंदरगाह कस्बे हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग चैनल को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन के बटन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो कोई बनाऊँ आप तक जो है कि जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन पहुँच जाए। धन्यवाद।